हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। दोस्तों, आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आपके सिलेबस में टेंस हैं तो आप यहाँ पर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेंस एकदम सामान्य भाषा में और बहुत ही ज़्यादा विस्तार में पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी टेंस नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम शून्य स्तर से आपको टेंस पढ़ाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं टेंस। टेंस यानी कि काल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट्स को टेंस में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसे टेंस नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को टेंस एकदम जीरो लेवल से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, टेंस की स्टार्टिंग यहाँ पर एकदम शून्य स्तर से की जाएगी और आप लोगों को वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। आप लोगों को टेंस एकदम रट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन्हीं टेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके भी 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट। इन्हीं को आगे हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट हो गए यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नंबर 1 से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। चलिए आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है, प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। चलिए आगे देखते हैं पहचान। तो इसकी पहचान क्या होती है? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये एवं ता, था, ती, थी, ते, थे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि क्रिया के अंत में आ, या, ई, ये एवं ता, था, ती, थी, ते, थे का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो इसकी पहचान दी हुई है ये किस प्रकार से इसमें आती है, आप लोग पहचानेंगे। चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, नंबर 1 एक वचन तथा बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ सदैव वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखने में थोड़ी और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे आपका कर्ता एक वचन का हो या फिर बहुवचन का हो, दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने उसे कल एक किताब दी। ठीक है, मैंने उसे कल एक किताब दी, तो इसका ट्रांसलेट करिए, आई गेव हिम अ बुक यस्टरडे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है आई और आई के साथ में गेव यानी कि गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, और यहाँ पर गेव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस पूरा क्या बन गया? आई गेव हिम अ बुक यस्टरडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के रूल क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ प्रयोग की जाती है। ठीक है, आपको जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बड़े आसान होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इसके बारे में कोई भी ध्यान रखने की बात नहीं है कि आपका कर्ता एक वचन का है या बहुवचन का है, कौन सी वर्ब लगेगी, तो बिल्कुल भी फ्री रहिए, क्योंकि इसमें आप कर्ता आपका एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों के साथ में निगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने
जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे उसमें सेकंड फॉर्म आती थी, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। एक बात का आप लोग और ध्यान रखिए, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो एक पॉइंट नोट करिए, डू, डज, डिड, ठीक है, कहीं पर भी आते हैं तो आपको आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ठीक है। कहीं पर भी डू, डज, डिड इन तीनों में से कोई भी आता है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर होगा और ज़्यादा। तुम आगरा नहीं गए थे, ठीक है, तुम आगरा नहीं गए थे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं, यू डिड नॉट गो टू आगरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कर्ता है वो यू है, तो यू के साथ में भी डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हमेशा हर जगह डिड नॉट का ही प्रयोग होगा, ठीक है। आपका कर्ता एक वचन का हो, बहुवचन का हो, कोई भी हो, डिड ही आएगा इसमें, ठीक है, और डिड के बाद में नॉट आएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा गो, ठीक है। तो गो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, गो का प्रयोग किया गया है और फिर आगे टू आगरा। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, यू डिड नॉट गो टू आगरा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो यार आप लोग कमेंट करके बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो रहा है तो डिड का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, क्या कल मैंने उसे एक किताब दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका कोई भी ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आया है, क्योंकि डिड ही लगाना है, ठीक है। तो डिड आई गिव हिम अ बुक यस्टरडे, ठीक है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि आई है और फिर आगे का तो सिंपली वही रहेगा जो आपको बनाना है कि गिव हिम अ बुक यस्टरडे, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, डिड आई गिव हिम अ बुक यस्टरडे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 4, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी लिखने के बाद डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, कब जो है वो वाक्य के बीच में आया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे व्हेन, ठीक है। उसके बाद में डिड का प्रयोग किया जाएगा, फिर उसके बाद में आपका कर्ता आएगा, ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन डिड ही कम यस्टरडे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं, इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं ये आए थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वो प्रेजेंट था तो उसमें है था, ये पास्ट है तो इसमें क्या है, रहा रही सेम रहेगा, बस था थी थे जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अनुवाद के नियम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम क्या होते हैं। नंबर 1, आई, ही, सी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ वॉज तथा मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है, ठीक है। आई, ही, सी, इट या फिर इसके अतिरिक्त एक वचन का कर्ता अगर आता है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी और मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, राम बाजार जा रहा था। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं, राम वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम एक वचन है तो एक वचन के साथ में वॉज का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, राम वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 2, यू, वी, दे और बहुवचन के कर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है यू और यू के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है जो कि यहाँ पर किया हुआ है और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो हो गया प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट
yesterday। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? You were playing cricket yesterday। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसके अनुवाद के नियम देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ग के बाद नॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है, और नॉट का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो वॉज वर्ग के बाद में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ में आता है वॉज। ठीक है, वॉज के बाद में क्या लगाया जाएगा? नॉट, जो लगाया गया है। और निगेटिव सेंटेंस में भी सिंपली यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नंबर 4, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ हुआ है तो वाक्य में वॉज वर्ग का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। ठीक है, वॉज वर्ग का प्रयोग कर्ता से पहले करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? क्या तुम झूठ बोल रहे थे? तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द सबसे पहले आया है, इसलिए वॉज वर्ग का प्रयोग पहले करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट है इसका यू, तुम। ठीक है, तो यू के साथ में आता है वर, इसलिए यहाँ पर आ गया वर। ठीक है, वर यू टेलिंग अ लाई। ठीक है, वर यू टेलिंग अ लाई। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी लिखने के बाद वर या वॉज का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कल कहाँ जा रहे थे? तुम कल कहाँ जा रहे थे? चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वेयर आर यू गोइंग यस्टरडे? ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द था वो वाक्य के बीच में आया था, कहाँ। ठीक है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले करेंगे वेयर। ठीक है, और उसके बाद में मुख्य क्रिया आएगी, सॉरी मुख्य क्रिया नहीं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आर इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ में आर आता है। 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर ये जो सेंटेंस था, ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर वर आएगा। मैंने यहाँ पे आर पता नहीं कैसे लिख दिया। 1 सेकेंड। अब देखिए तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पर वेयर वर, ये आर नहीं होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे वेयर वर होगा। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। ठीक है, ये आपका सेंटेंस पूरा बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले देखेंगे पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसके अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 1, पहले समाप्त होने वाले कार्य में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले समाप्त और बाद में समाप्त, ये क्या दिया हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्चुअली 2 सेंटेंस आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोग आगे जब सेंटेंस करेंगे तब आपको समझ में और अच्छी तरीके से आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि पहले समाप्त होने वाले कार्य में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पहले और पूर्व ये अगर कहीं पर आएगा तो इसके लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है, और पश्चात या फिर बाद में अगर ये कहीं पे आता है तो उसके लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अभी आगे हम लोग सेंटेंस जब बनाएंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल, चोर के जाने के बाद पुलिस वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 2 काम हुए हैं। चोर के जाने के बाद, ठीक है,
चोर के जाने के बाद, यानी कि चोर पहले चला गया, उसके बाद में पुलिस पहुंची थी। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि पहले समाप्त होने वाला कार्य है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे देखिए, जो पहले समाप्त हुआ है चोर के जाने के बाद, ठीक है, यानी कि चोर पहले चला गया, तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, गॉन, ठीक है, हैड प्लस गॉन। चलिए फिर बैक आते हैं, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का। चलिए देखिए यहाँ पे बाद में कौन आया है, पुलिस, तो पुलिस रीच्ड। ठीक है, रीच्ड होती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। इसे आप 1-2 बार जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आते हैं। जब मैं भी पढ़ती थी तो मुझे भी नहीं आते थे, इसलिए अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस जब करेंगे आ जाएंगे। ठीक है, आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बनाया जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। और जो बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अभी हमने पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैड के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, बैड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, हैड के बाद में सिंपली नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हैड नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा, डिड नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा, क्या चक्कर है। देखिए, अगर आपका सेंटेंस जो पहले समाप्त हो रहा है उसमें नहीं आता है, ठीक है, तो हैड नॉट आएगा। अगर बाद वाले में नहीं आता है तो डिड नॉट आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर होगा। मेरे सोने से पहले तुमने अखबार नहीं पढ़ा था। मेरे सोने से पहले तुमने अखबार नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, यू हैड नॉट रीड द न्यूज़पेपर बिफोर स्लेप्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राम के सो जाने के बाद आपने आम नहीं खाया था। ठीक है, राम के सो जाने के बाद आपने आम नहीं खाया था, इसे ट्रांसलेट करेंगे यू डिड नॉट। यहाँ पर देखिए, यू डिड नॉट ईट अ मैंगो आफ्टर राम हैड गॉन। ठीक है, तो इसमें अगर इस वाले सेंटेंस में राम के सो जाने के बाद, अगर इस वाले सेंटेंस में अगर नहीं आता तो हैड नॉट हो जाता, लेकिन ये बाद वाले सेंटेंस में आया है तो बाद वाला सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डिड नॉट आया है। ठीक है, आप 1-2 बार सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, वरना इतनी जल्दी से आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं तब तो आपकी बात अलग है। ठीक है, वरना आप लोग जब इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। कोई ये इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य से क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हैड डिड का प्रयोग वाक्य में पहले किया जाता है। हैड या फिर डिड का प्रयोग, यानी कि आपका जो हैड वाला होगा तो हैड का प्रयोग किया जाएगा पहले, डिड वाला होगा तो डिड का प्रयोग पहले किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्य अगर पहले समाप्त हो रहा है तो उसमें लगता है हैड। ठीक है, तो हैड आ जाएगा। अगर कार्य बाद में समाप्त हो रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा तो डिड पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या मेरे पत्र लिखने के बाद पिताजी घर पहुंचे थे। ठीक है, क्या मेरे पत्र लिखने के बाद पिताजी घर पहुंचे थे। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है बाद में, ठीक है, जो बाद में सेंटेंस आया है ये बनाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होगी, डिड से, ठीक है। डिड फादर रीच होम आफ्टर आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या कंचन के बुलाने से पहले रानी यहाँ नहीं आई थी? क्या कंचन के बुलाने से पहले रानी यहाँ नहीं आई थी, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न है वो इस सेंटेंस में है, ठीक है। क्या कंचन के बुलाने से पहले, और ये बनाया जाएगा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हैड रानी नॉट कम हेयर बिफोर कंचन कॉल्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी लिखने के बाद हैड या डिड का प्रयोग होता है, ठीक है। हैड या डिड से मतलब है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना है तो हैड आएगा, ठीक है, तो हैड आएगा। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बना है तो डिड आएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वर्षा शुरू होने से पहले राम कहाँ जा चुका था, ठीक है। वर्षा शुरू होने से पहले राम कहाँ जा चुका था। अब यहाँ पर देखिए कि जो सेंटेंस आपका ये है राम कहाँ जा चुका था, ठीक है, तो इसे बनाया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसलिए सेंटेंस आपका बनेगा वेयर हैड राम गॉन बिफोर द रेन केम, ठीक है। ये सेंटेंस आपका बनाया गया है पास्ट परफेक्ट में। और वर्षा शुरू होने से पहले ये सेंटेंस आपका बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। इसलिए इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राम के स्कूल जाने के बाद घंटी कैसे बजी, ठीक है, तो हाउ डिड द बेल रिंग आफ्टर राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसके देखते हैं अनुवाद के नियम। सबसे पहले देखेंगे पहचान, अनुवाद के नियम तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें काम के जारी रहने का समय दिया रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम के जारी रहने का समय दिया रहता है और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अनुवाद के नियम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। चलिए रूल्स देखते हैं इसके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड बीन का प्रयोग तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि आपका कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों के साथ में ही हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर आपका कर्ता जो है वो कोई भी आता है, आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। तो रीड होती है मेन वर्ब और उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया तो हो गई रीडिंग, ठीक है। और समय आपका था कल से, ठीक है, यानी निश्चित समय था, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। इसलिए आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। चलिए अनुवाद के नियम देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद में नॉट लगाया जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि हैड बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका।
पुलिस चोरों को 5 दिन से नहीं खोज रही थी। ठीक है, चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स सिंस 5 days। यहाँ पर देखिए हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर जो समय था वो दिया था 5 दिन। ठीक है, तो 5 दिन यानी कि निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए क्या लगता है, सिंस। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स सिंस 5 days। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप जो नहीं लगा था। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हैड को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो रहा है तो हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था? हैड आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो हैड का प्रयोग कर्ता से पहले किया गया है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए कि हैड और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब के अंत में सिंपली आईएनजी का प्रयोग ही किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर समय था निश्चित, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, हैड आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखकर हैड फिर सब्जेक्ट और इसके पश्चात बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। आप कल से काम क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य है क्यों, वो आया है बीच में, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाएगी। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, और वाई के बाद में क्या आएगा, हैड। ठीक है, और हैड बीन के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, और मेन वर्ब के अंत में आईएनजी का ही प्रयोग किया जाएगा इसमें भी। और समय आपका दिया है निश्चित। ठीक है, कल से, ठीक है, कल से दिया है ना, तो निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वाई हैड यू बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियोस भी आपके पास पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।